अस्सलाम चलो। वालेकुम शाहज़ैब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, कैसे? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहज़ैब भाई, फ़र्स्टली तो आई एम रियली सॉरी कि आपको इतनी जो है वो तकलीफ़ देनी पड़ी, क्योंकि वो थोड़ा-सा नेट का इश्यू था, इस वजह से ना वो हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो रहा था। तो आई एम रियली नहीं नहीं, सॉरी कोई कि मसला आपका नहीं। प्रीशियस टाइम लिया। तो फ़र्स्टली तो नहीं, कोई मसला कांग्रेचुलेशन नहीं। कि आपका माशाल्लाह वीज़ा लग गया। तो शाहज़ैब भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब थैंक यू सो मच बाबर भाई, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाया। बैकग्राउंड मेरा, मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी, जो कि कोयटा की एक यूनिवर्सिटी है। चलो, और मेरी जो सीजीपीए थी वो 3.64 थी। माशाल्लाह और ज़बरदस्त। मैंने जो रिसर्च की थी वो मतलब रिलेटेड टू मशीन लर्निंग थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, तो शाहज़ैब भाई, आपने ये अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? मतलब कि किसी एजेंट के थ्रू आपने काम किया, यूट्यूब से वीडियो देख के काम किया, कैसे? मतलब कि मतलब कि आप एक कोयटा में रहते हैं, तो इस तरह की इंस्पिरेशन कैसे मतलब कि आपको आई? कैसे आपने ये सोचा कि मैंने बाहर ही जाना और इटली ही क्यों चूज़ किया? असल में ऐसा है कि ये प्रोसेस को मैं तकरीबन 2 साल से मॉनिटर कर रहा था। हुँ, फिर मैंने आके मतलब थर्ड ईयर में मोस्टली मैंने अप्लाई किया, और मुझे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जिसके ऊपर ज़्यादातर रिजेक्शंस आती है, कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स, और ये हुँ, चीज़ों को पहले मैंने मतलब अच्छी तरह से देखा कि होते क्या हैं। हुँ। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया। और मैंने अप्लाई किया था, जर्मनी में भी मैंने अप्लाई किया था, इटली में भी मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। तो ऐसा था कि जर्मनी में तो एडमिशन भी मिला मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नर्मबर्ग में, हुँ, मगर वो आपको पता है कि ब्लॉक अकाउंट। अपॉइंटमेंट्स का उनका क्या हाल है। नहीं अच्छा। नहीं, वो ब्लॉक अकाउंट, हाँ, वो असल में मसला ये है कि अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रहे थे। हुँ, तो फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास इटली था, और इटली मतलब स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे थे, हुँ, और काफी ज्यादा अफोर्डेबल मतलब माना जाता है इटली इन हुँ। केस ऑफ फिर एक्सपेंसेस। तो अच्छा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, हुँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ आई थिंक पलेर्मो थी। हुँ, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, हालांकि पलेर्मो में मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए अप्लाई किया था। हुँ, तो मेरा इन तीनों में एडमिशन हो गया था। हुँ, और मैं पीसा की तरफ जाने वाला था, फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई पीसा मत जाओ, मिलान एक मतलब बहुत बड़ा शहर है, इसमें कभी हुँ। आप बोर नहीं होंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट रैंकिंग एक ही थी यूनिवर्सिटीज की, तो बस फिर मैं मिलान की तरफ गया। अच्छा, तो मिलान में आपका किसमें एडमिशन हुआ? जी। मिलान में आपका किस सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ? मिलान में मैंने अप्लाई किया था एआई फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आपका कोई इंटरव्यू हुआ कब आपकी बेसिकली जो प्री एनरोलमेंट समरी थी वो कब फॉरवर्ड हुई थी? प्री एनरोलमेंट समरी कराची कॉन्सुलेट को 12 जुलाई को फॉरवर्ड हुई थी। अच्छा, और मेरी जो सबमिशन थी वो 31 जुलाई। 31 जुलाई, मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर माशाल्लाह आपको वीज़ा लगा है। तो आपको इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया था या डायरेक्ट ही आपको वीज़ा ग्रांटेड किया था? मुझे कॉल आई थी कराची कॉन्सुलेट वाले, पर्सनली आपको बुलाते नहीं है इंटरव्यू के लिए, मोस्टली कॉल्स ही आते हैं। हुँ, 9 अगस्त को मुझे कॉल आई थी, सुबह के वक्त 12 बजे आई थिंक। हुँ, तो उसमें मुझसे जो पूछा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, जैसे आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा। फिर कहा कि सीजीपीए आपकी कितनी है। हुँ, और फिर ये कहा कि आपने मतलब जो इटालियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में आपने क्यों एआई की तरफ आप गए। फिर मैंने उसको समझाया कि मैं मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के रिलेटेड था। और मेरा जो रिसर्च थीसिस और जो एप्लीकेशंस हमने बनाई थी तो प्रोग्रामिंग, वो सारी मशीन लर्निंग बेस्ड थी। तो इस वजह से जो मेरा मतलब पढ़ने का वो बना मोटिव या मोटिवेशन आई, वो मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से आई। हुँ। मत ये चीजें उसने मुझसे पूछी। मतलब कि आपने अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड जो आपकी हिस्ट्री थी उसको अपनी करंट जो नेक्स्ट आने वाली आपकी डिग्री थी उसके साथ अच्छे से रिलेट किया हुआ था। मैं भी अपनी वीडियोज़ में जी जी। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि मोटिवेशन आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मीन्स कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो रिजेक्शन आई है वो 2 ही रीज़न्स की वजह से आती है, मोटिवेशन और फाइनेंस की वजह से। स्टूडेंट्स हम्म जस्टिफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअल में वो ये डिग्री क्यों चूज़ कर रहे हैं। वो ज़्यादातर बता हम्म देता है हम्म कि हमने इटली को क्यों चूज़ किया।
तो ये बहुत हुँ। ज़बरदस्त चीज़ थी कि आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बेस पे अपनी जो है वो करंट आगे जो है फर्दर जो स्टडी थी उसको इंटरलिंक किया था। अच्छा, तो हुँ। भाई मुझे ये बताएँ कि आपका क्या कहते हैं फाइनेंस कैसे आपने मैनेज किया? स्पॉन्सर कौन थे आपके? क्या उसमें आपके कितने पैसे शो ऑफ रहे? बैंक स्टेटमेंट कैसे थे आपके? अच्छा, जैसे कि पहले मैंने बता दिया आपको कि बाबर भाई असल में मैं तकरीबन 2 साल से ये चीज़ें मॉनिटर कर रहा था हुँ, और काफ़ी रिजेक्शंस भी मैंने देखे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स के। हुँ, फिर करते-करते मुझे ये चीज़ समझ आई कि फाइनेंसेस कैसे प्रूव करने हैं हुँ, और कंटिन्यूटी क्या होती है, हुँ, कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स। हुँ, तब जाके फिर मैंने मतलब पूरा समझो कि 1 साल ही लगाया अपने फ़ाइल को मैनेज करने में। मतलब वो फ़ाइल तो आपके 1 महीने में भी पूरी तरह मैनेज ऐसे हो ही है। जाती है। बट मगर ये है कि फाइनेंसेस हुँ, फाइनेंसेस जो होती है वो मेन पॉइंट होता बिल्कुल है ऐसे ही है। और ऐसा है कि हम तो तकरीबन कोई 20-25 से साल से अपने बिज़नेस कर रहे हैं। हुँ, तो हमारे अपने वकील भी है और जो मैंने जैसे कि 2.5 मिलियन मैंने शो किए थे अपने अच्छा, अकाउंट में या 2.6 मिलियन ठीक तो है। वो पूरे मतलब जस्टिफाइड थे हमारे जो टैक्स रिटर्न्स थे 3 साल के उसमें पूरी तरह से जस्टिफाइड थे हुँ, कि भाई ये पैसे आए कहाँ से हैं, गए कैसे हैं, टैक्स हुँ, कितना आया। तो वो सब कुछ उसमें क्लियर था मतलब फाइल मैंने बहुत ज़्यादा नीट बनाई थी। उसमें ऐसा नहीं था कि एकदम पैसे आए, एकदम गए। एकदम। और जो हाँ, और जो फाइनेंसेस थे वो मोस्टली मतलब 15 लाख से कम नहीं हुए थे पूरे हुँ, ईयर में हुँ, और लास्ट के कुछ 6 महीने 5 महीने में वो करते-करते 25 से फिर नीचे नहीं आए थे। ज़बरदस्त। अच्छा शाहज़ैब भाई मुझे एक चीज़ ये बताएँ आपने अपने रिटर्न्स के अंदर अपनी मतलब कि एक्सपेंस भी शो करवाया था कि आपका मंथ में, साल में कितना एक्सपेंस हो रहा है? क्योंकि मैंने जो मोस्टली लोगों के एक्सपेंस देखे हैं ना, रिटर्न्स देखे हैं। क्योंकि हुँ, आपका तो हुँ। चलें रिटर्न्स बड़ा अच्छे से डिज़ाइन हुआ था क्योंकि आप एक बिज़नेसमैन थे तो वो कंटिन्यूअसली ही हो रहा था। बट मोस्टली स्टूडेंट हुँ, जो हुँ। अभी बनवाते हैं ना, उसमें वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिनका मैंने केस देखा है। कि उनके फंड्स के अंदर सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि बस वही तो आप वाली बात है कि कहीं से 20 लाख रुपए नाज़िल हुआ है और साल के अंदर उन्होंने कोई एक्सपेंस नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किया, कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, कोई मेडिकेशन कुछ भी नहीं है। तो आपके जो हुँ, हुँ। रिटर्न्स में ये सारी चीज़ें मेंशन थी? हाँ, असल में देखिए बाबर भाई लोग जो टैक्स रिटर्न बनवाते हैं अब मुझे भी पहले नहीं पता था। वो जो है अपने टोटल न एसेट्स को देखते हैं कि भाई ये देखिए हुँ, हमारे पास इतने करोड़ की एसेट्स है हुँ, वगैरह-वगैरह और जब आप नीचे मेरे ख़्याल से कोई दूसरे या तीसरे रो में आते हैं वहाँ पे एक मतलब एक कॉलम है जिसमें लिखा होता है कि टोटल टैक्सेबल इनकम। इनकम। अब वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं कि मतलब शो तो करते हैं अपने टोटल जो एसेट्स है वो कोई 3 करोड़ 4 करोड़ शो करते हैं हुँ, और टैक्स इन लोगों ने 1 लाख या 2 लाख की इनकम के ऊपर ही दी होती है। हुँ, तो वो चीज़ जस्टिफाई होती ही नहीं है कि भई कैसे आपके जो मतलब नेट एसेट्स है वो कोई करोड़ों में है और जब हाँ, आते-आते आपने जो है कोई टैक्स 2 लाख के ऊपर टैक्स दे के बल्कि बनता ही नहीं है टैक्स। हुँ, मेरे ख़्याल से 6 लाख से नीचे जो है टैक्स नहीं होता। तो वो कॉन्सुलेट हो, एम्बेसी हो, वो मोस्टली इसी चीज़ को देखते हैं कि भई ये बंदा हुँ। इतने इसके एसेट्स हैं और करते-करते इसने जो है ना टैक्स जो है 2 लाख के ऊपर दी है, 3 लाख की जो कि बनती भी नहीं है। आई थिंक टैक्स बिल्कुल ज़ीरो है। हुँ। अच्छा तो शाहज़ैब भाई आपने अपनी जो इंश्योरेंस थी और डमी टिकट और जो आपकी डमी अकोमोडेशन थी, वो कैसे मैनेज की? खुद की एजेंट के थ्रू करवाई, क्या सिनेरियो था उसका? असल में मेरा जो अकोमोडेशन थी वो तो मैंने खुद की agoda.com एक वेबसाइट है उसके थ्रू मैंने अपनी डमी बुकिंग करा ली थी हुँ, और जो फ्लाइट टिकट थी वो मैंने काफ़ी सर्च की इधर-उधर उस वो टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो फिर वो मैंने एजेंट को कोई मेरे ख़्याल से ₹700 दिए उसने मुझे टिकट बनवा के दे दिए। और जो बाकी इंश्योरेंस मैंने हुँ, ₹11,000 की कराई थी। हुँ, अ, वो वही एजेंट ने करके दी थी मुझे, अच्छा। तो एहसन के नाम से कोई था। अच्छा, तो जो आपने ये डमी अकोमोडेशन करवाई थी, ये कितने यूरो की थी? क्योंकि एक रिजेक्शन आई थी रिसेंटली, उसके अंदर एक स्टूडेंट ने ना एक जो अकोमोडेशन शो करवाई थी, वो तकरीबन 1000 या 1500 यूरो की थी। तो उसके ऊपर हुँ, भी हुँ, एम्बेसी ने उससे क्वेश्चन किया था कि आप एक तरफ तो स्कॉलरशिप की तरफ उनकी भी स्कॉलरशिप थी। एक तरफ तो स्कॉलरशिप की हुँ, तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 1500 यूरो की एक मतलब इतनी एक्सपेंसिव शो कर हालाँकि उनको पता होता है ये डमी है। बट फिर भी डमी भी तो जस्टिफाइएबल होनी चाहिए ना कि एज़ सच जो आपने डमी अकोमोडेशन कराई थी, ये कितने की थी?
ये चीज़ भी मैटर करती है बाबर भाई, ये मैं आपको बता दूं, जो आप फंड शो करते हैं वो पूरे आपके साल के एक्सपेंसेस होते हैं। हम्म अब आपने उसमें ये भी करना होता है कि मतलब इतने के मेरे मील्स आ जाएंगे और इतने हम्म के मेरा अकोमोडेशन का खर्चा आ जाएगा, ये हम्म मेरे सेकंड इंस्टॉलमेंट में चले जाएंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट में चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से छः छह हजार हजार एक सौ दो सौ जी जी यूरो इतना ही बनता है, हाँ 6,200 यूरो बनता है। हाँ। और तो मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मिलान में एक हॉस्टल था, मेरे आई थिंक मियो हॉस्टल के नाम से मुझे मिला, जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट था। आई थिंक 300 यूरो पर मंथ थे उनके ये तो वो। जबरदस्त है। हाँ, तो फिर मैंने उसी की ही डमी बुकिंग करा ली थी। ठीक है, तो आपको कोई स्कॉलरशिप भी लगा आपका? स्कॉलरशिप मतलब मिलान वाले तो मेरिट बेस नहीं देते हैं, और काफ़ी मैंने वेबसाइट में सर्च भी किया। हम्म मगर ये है कि वो लोग डीएसयू स्कॉलरशिप बड़े आराम से दे देते हैं, हम्म स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको तो जो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स है वो शो भी नहीं कराने होते, क्योंकि वो डायरेक्टली जो डेटा है कंट्री टू कंट्री वो आईएमएफ से उठाते हैं कि हम्म मतलब एक स्पेसिफिक कंट्री के क्या जीडीपी है, उसकी क्या ईजे बनेगी, ईजे हम्म ये लोग हम्म कैलकुलेट करते हैं। हम्म तो हमने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ एक फॉर्म था, ऑनलाइन हमने फिल किया, और आई थिंक अक्टूबर में अनाउंस हो जाएंगी वो स्कॉलरशिप्स। हम्म, ठीक हो गया। तो शाहजेब भाई, अब अपना वीज़ा तो दिखाएं, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि आपका वीज़ा लगा हुआ है। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं, तो अपना माशाल्लाह वीज़ा तो शो करवाएं। मैंने बाबर भाई शायद आपको भेजा भी था जी जी व्हाट्सएप के जी थ्रू। जी, आपने बताया तो था कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके चाचू ने जो है वो किए थे, गेट किए थे, तो कलेक्ट वहाँ हम्म, से किए थे, क्योंकि आपने उनको अथॉरिटी लेटर दिया था। आप बता रहे थे कि आपके पास कोई मोबाइल में स्क्रीन वगैरह है, वो भी आप हाँ, इसमें शो करवा दें। अगर माशाल्लाह, आप ज़बर लोगों को जी, क्लियरली जी। नजर आ रहा हो। जी, जी, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो शाहज़ेब भाई, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने भी इतने टाइम से प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपने क्या फ़ील किया है कि कहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको आ रही है? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड करें तो रिजेक्शन से बच सकते हैं? मतलब स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग सच में मतलब इटली पढ़ना चाहते हैं, इटली आके पढ़ना चाहते हैं, हुँ, तो वो मतलब फ्रॉम दिसंबर, ये जो कमिंग दिसंबर है, इसमें अपने फाइनेंसेस जो प्रॉपर 20-25 लाख है हुँ, वो अपने अकाउंट में रखा है, और वो अपने टैक्स रिटर्न में लाजमी मेंशन करे कि ये पैसे आए कहाँ से। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है आपके पास, कोई गोल्ड डीड्स है, जो भी है आप काइंडली उसको डिक्लेयर करें, एग्रीकल्चर लैंड है जो भी। तो तब जाके आप जो नेक्स्ट ईयर है, अगर आपको जून में या जुलाई में वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आप जब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दिसंबर के जो फाइनेंसेस है वो तो ऐसे ही भी शो नहीं कराने होते। हुँ। तो मतलब एम्बेसी वाले को ये चीज़ फिर पता भी नहीं चलती कि मतलब ये एकदम आए कहाँ से। ऐसे ही है, क्योंकि और फाइनेंशियल ईयर ही देखना होता है हमने अपना। हाँ हाँ। तो गोल्ड डीड्स है जो भी है वो अपने टैक्स मतलब टैक्स रिटर्न जो है इज वो द एक मेन बात की। जो मैं अपनी वीडियोस में भी करता हूँ कि जो चीज़ आपके रिटर्न्स में है वो आपके स्टेटमेंट में होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट में है वो रिटर्न्स में होनी चाहिए। दोनों आपकी चीज़ें पैरेलल चल रही होनी चाहिए। जो कि हाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल। मोस्टली गलती करते हैं कि वो ऑन द टाइम, मतलब कि लोगों को फिजिकल ईयर का भी नहीं पता होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर है कि 1 जुलाई से लेके ऑनवर्ड 30 जून तक चलता है, तो लोग जो है वो मोस्टली चीज़ें वो ईयर्स के बाद में उसमें ऐड कर रहे होते हैं, जो कि जस्टिफाइएबल नेक्स्ट ईयर में होना होता है। तो उसमें भी हाँ मतलब कि तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इनको सेल्फ प्रोसीजर करना चाहिए या एजेंट्स के थ्रू करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी वो टैक्स रिटर्न की मैं आपको बता दूं, मतलब इन माय जी केस जी जी। मैंने जो मतलब जितने पैसे शो कराए थे, मैंने 3 साल के टैक्स रिटर्न वहां पे सबमिट किया, हम्म क्योंकि मांगे तो वैसे उन लोगों ने 2 साल के थे, तो मैंने 3 साल के इसलिए सबमिट किए कि वो प्रॉपर मेरा जो पैसे पड़े थे वो पूरे तरह से जस्टिफाई हो रहे थे उसमें। हम्म मतलब एक साल की मेरी जो ईयरली इनकम थी वो आई थिंक 6,72,000 थी, फिर 7 लाख पे चली गई, और फिर जो 2023 का मैंने टैक्स जमा किया था तो उसमें 8,82,000 समथिंग हम्म इस तरह थे। तो वो जो बैंक में मेरे पैसे भी पड़े थे वो भी इसी चीज को जस्टिफाई कर रहे थे। थोड़ी मतलब ऊंच नीच बिल्कुल थी ही नहीं, वो हम्म एम्बिग्विटी थी ही नहीं। हम्म तो ये एक बहुत बड़ा वो मसला बनता है वीजा प्रोसेस में, अगर आप इन चीजों को सही तरह से मैनेज ना करें।
बाबर भाई आपने क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने इससे पूछा पहले? था कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि थ्रू एजेंट्स के इनको प्रोसेस करना चाहिए या सेल्फ करना चाहिए, या जिस तरह हमारी यूट्यूब पे वीडियो हैं इनसे हेल्प लेकर ही अपना प्रोसेस करना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन है आपकी? मैंने तो खुद मतलब जो अप्लाई किया है वो यूट्यूब से ही वीडियोस, बल्कि मैं तो पिछले साल से ही आपको देख रहा हूँ। और भाई आपने पिछले साल भी कुछ लिंक्स आए थे ग्रुप में, जी, जी। मैंने देखे थे कि अच्छा करना कैसे है ये चीज़। और मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन मिली, एक आप थे, एक मेरे ख्याल से एक इंडियन था, उससे काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि करना क्या है, फाइल को कैसे देखना है। बाकी व्हेन इट कम टू एजेंट्स या कंसल्टेंट्स, तो रिसेंटली बात है कराची कॉन्सुलेट में बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के बंदे जिन्होंने एजेंट के थ्रू कराया था, कंसल्टेंट के थ्रू कराया था, मतलब रिजेक्ट हो गए थे, उनके रिफ्यूजल्स आ गए थे। असल में ऐसा है कि जब बंदा खुद अपनी फाइल को तैयार करता है, वो पूरे दिल लगा के तैयार करता है कि बिल्कुल। भाई मैंने बोलना क्या है। हुँ, उसको अगर कल को वो इंटरव्यू में एक स्पेसिफिक लाइन आपके फाइनेंसेस का पूछे या कवर लेटर, जैसे कि मतलब जहां तक मुझे अंदाजा है सारे क्वेश्चन में से कवर लेटर के थ्रू ही पूछे थे इन लोगों बिल्कुल ने। ऐसे ही है। तो ये लोग, हाँ वो लोग करते क्या है कि 2 पेजेस का कवर लेटर बना देते आपके लिए, आप भी खुश कि वाह भाई क्या हाँ, कवर लेटर बना, इस पे तो हमारा वीजा पक्का हुआ। और जब आप कल इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो बंदा वही कवर लेटर आपके सामने रख के आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप जो है ना सब कुछ भूल गए होते हैं कि भाई ये तो अभी एजेंट ने बनाया। तो इसकी वजह से काफी रिजेक्शन आ जाती हैं। तो मतलब खुद बनाए कवर लेटर, बैठ के 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने भी हो सके, मैंने पूरा हफ्ता लगाया था उसके ऊपर हुँ, अपने कवर लेटर को बनाने के लिए। फिर जब कवर लेटर बना, अब वही कवर लेटर मैं हर जगह यूज कर सकता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। चलें शाहज़ेब भाई, बेस्ट और ऑफ। जी, जी। मैं करता ही हूँ कि अपना जो कवर लेटर है वो भी आपको भिजवा दूंगा। आपने फिर अगर वीडियो में लगानी हो तो जी, जी, श्योर, स्टूडेंट्स को श्योर। रिक्वेस्ट है। आप ज़रूर मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वीडियो में जो है ये मेंशन भी कर दूँगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक शाहज़ेब भाई, हमारी जो है वो बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप इटली हैं थैंक और यू। अच्छे से जो है थैंक यू। वो वहाँ पर अपना जो एक आपका टाइम पीरियड है उसको गुज़ार सकें। और बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने हमें जो है वो टाइम दिया। और अगेन थैंक यू अगेन बाबर भाई, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन शाहज़ेब भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके सो सर, मच। अल्लाह हाफ़िज़।